Hello to all the future chartered accountants. Welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So what were we doing? We were doing chapter number 7 of CA Final Audit. That is your Audit Committee and Corporate Governance. तो हम लोगों ने अभी तक जो करा था, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ऑडिट कमेटी जो है वो सेक्शन नंबर 177 के अंडर में उसकी क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, कब हमें सेक्शन नंबर 177 के अंडर ऑडिट कमेटी का जो है वो कॉम्पोजिशन करना पड़ता है. ओके तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था ऑडिट कमेटी अंडर LODR एंड यू ऑल्सो रेड अबाउट ऑडिट कमेटी अंडर कंपनीज एक्ट. तो ये ऑडिट कमेटी का जो है ना फंक्शंस, तो ये क्या है, ऑडिट कमेटी बहुत सारे फंक्शंस करती है और ये कुछ सब सेक्शंस है. तो जो आप लोगों ने रोल ऑफ ऑडिट कमेटी पढ़ा था ये ऑलमोस्ट उसी से सिमिलर है, बट इन्होंने ये अलग से आपको सब सेक्शंस बता रखे हैं जो कंपनी एक्ट में भी दे रखे हैं. ऑल्दो जो हमने अभी तक पढ़े थे रोल वाले उसमें भी ऑलमोस्ट यही सारे हैं. तो उसका एक आप रीडिंग ले लो. आपको अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसकी सब सेक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी एनालिसिस किया था और मैंने कुछ बुक्स भी देखी थी तो कई सारे ऑथर्स की बुक में मुझे ये टॉपिक मिला भी नहीं था. मैंने जैसे एक दो बुक्स मैंने देखी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, तो लेकिन ये क्योंकि आपके स्टडी मैट में दे रखा है तो एक बार इसका रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है. तो ये जो सबसेक्शन 4 है इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि ऑडिट कमेटी को क्या करना होगा, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जो बोर्ड ने स्पेसिफाई करे हैं उसके अकॉर्डेंस में काम करना होगा. तो इसमें क्या क्या आएगा आपका कि क्या रिकमेंडेशन है फॉर अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये सिर्फ रिकमेंडेशन से लिमिटेड है, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं है. फिर ऑडिट कमेटी क्या करेगा, रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ऑफ परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट का एग्जामिनेशन करेगा. कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन अगर है, मतलब बाद में कोई ट्रांजेक्शन में मॉडिफिकेशन हो रहा है रिलेटेड पार्टी का, उसको अप्रूवल करेगा. तो ये जो है ना सिक्योर्ड एक अप्रूवल होना चाहिए रिलेटेड पार्टी का. और कुछ पॉइंट्स जो है इन्होंने दिए हैं कि जब ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं कर रही है कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो वो बोर्ड को रिकमेंडेशन देगी. ऑल्सो अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का है एंड दैट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, और अगर ऑडिट कमेटी ने उसको रेटिफाई नहीं करा है 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन कैसा माना जाएगा, वर्डेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी. और अगर वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिलेटेड पार्टी का है टू एनी डायरेक्टर or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it. तो ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर और ऑफिसर जो है उसने ऑडिट कमेटी से उस चीज़ का रैटिफिकेशन नहीं कराया है और वो किसी ट्रांजेक्शन में एंटर कर गए हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा की है और वो ऑडिट कमेटी ने रैटिफाई भी नहीं करी है 3 महीने के अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन आपका वॉइडेबल माना जाएगा. इसी तरह से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी के साथ में या ऑफिसर के रिलेटेड पार्टी के साथ में, इफ द ट्रांजेक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथराइज्ड बाय एनी डायरेक्टर, मतलब किसी डायरेक्टर उसको ऑथराइज करा है रिलेटेड पार्टी के साथ में है, तो उस केस में फिर अगर कोई लॉस होगा कंपनी को तो डायरेक्टर जो है वो इंडेमनीफाई करेगा. ये जो प्रोविजंस है shall not apply to a transactions other than a transactions referred in section number 188. तो 188 जो है वो रिलेटेड पार्टी का ही है, तो ये उसी पे ही अप्लाई होंगे, ठीक है. और सिक्योर स्क्रूटनी करना इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की, देन वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स, इवैल्यूएशन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, और मॉनिटर करना एंड यूज का कि कहाँ फंड जो है वो पब्लिक का यूज हो रहा है. तो ये सारे फंक्शन आपने रोल में भी पढ़े थे और ये यहाँ पे भी है, तो वही है कि रिपीटेड ही है ये. सबसेक्शन नंबर 5 में क्या है, सबसेक्शन नंबर 5 में ये है कि ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, मे कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. वो ऑडिटर्स का रिव्यू ले सकती है कि उनको कैसा लगा उनके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. फिर स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिटर एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड. अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ऑडिटर और बोर्ड के बीच में ऑडिट कमेटी आ जाता है, ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है. तो वही है कि ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिटर से पहले ही कम्युनिकेशन कर लेगी और उसके बाद में फिर फाइनल रिपोर्ट जो बन के जाएगी वो बोर्ड पे जाएगी, ठीक है.
इसी तरह से ऑडिट कमेटी के पास में पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी मैटर में, जो ऊपर हमने सबसेक्शन 4 में पढ़ा था। एंड फॉर दिस पर्पस इसके पास में पावर होगी टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस। अगर उसको कोई लगेगा कि एक्सटर्नल सोर्स से मुझे कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो वो उसमें भी ले सकती है। जो ये आपके थे ना सबसेक्शन नंबर 4 में इतने सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, स्क्रूटनी करते टाइम, रिव्यू करते टाइम ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, अगर उसको लगता है इसको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली ले सकती है। फिर जो नेक्स्ट पावर है वो क्या है, ऑडिट कमेटी के पास में जो ऑडिटर है कंपनी का और जो की मैनेजरियल पर्सनल है उनके पास में राइट होगा टू बी हर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। मतलब ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, एक मीटिंग रख सकती है जहाँ पे वो क्या करेंगे, वो कंसीडर करेंगे द ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट उनके पास में वोटिंग का राइट नहीं होगा। तो एक तरह से मीटिंग आप कह सकते हो विद द की मैनेजरियल पर्सन एंड द ऑडिटर। ऑडिट कमेटी के पास में ये राइट है। फिर उसके बाद में ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, द बोर्ड्स रिपोर्ट shall disclose the composition of an audit committee, and where the board has not accepted any recommendation of the audit committee, the same shall be disclosed in such report along with the reasons thereof। अगर बोर्ड ने जो है वो रिकमेंडेशन नहीं ली है ऑडिट कमेटी की तो उस केस में क्या होगा, जो सेम है वो डिस्क्लोज करा जाएगा बोर्ड रिपोर्ट में। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि बोर्ड रिपोर्ट को कॉम्पोजिशन जो है वो डिस्क्लोज करनी होगी ऑडिट कमेटी की, ठीक है। और जहाँ पे बोर्ड ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी ऑडिट कमेटी की वहाँ वो अपनी रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करेगी। फिर उसके बाद में एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर such class or class of companies as may be prescribed shall establish a vigil mechanism for directors and employees, जिससे कि genuine concerns जो है वो रिपोर्ट हो जाए। विजिल मैकेनिज्म का डिटेल अभी आगे है। विजिल मैकेनिज्म जो सबसेक्शन 9 में अभी ऊपर इन्होंने बात करी, शेल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्संस who use such mechanism and make provision for direct access to chairpersons of audit committee। विजिल मैकेनिज्म एक तरह से शील्ड होती है जिससे कि हम खुद को बचा पाए किसी भी तरह से विक्टिमाइजेशन से। तो ये जो है विजिल मैकेनिज्म ये बोल रहे हैं कि ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड दैट द डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच मैकेनिज्म शेल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी एंड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। इसका भी हम लोग डिटेल में करेंगे तो होगा। ये बेसिकली रीडिंग पार्ट के लिए तो वो मैंने करा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 एंड दैट टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमिटी। तो मैंने जब बताया था आपको, जब मैं पढ़ा रही थी, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर होगा तो वो जो रोल में थे ना मैनेजमेंट के, बहुत सारे पॉइंट्स जो थे कि जो रिव्यू करेंगे जब हम मैनेजमेंट के साथ में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या ऑडिटर्स रिपोर्ट को, तो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आएगा तो वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एंट्रीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर या कोई मॉडिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि क्या इन्फॉर्मेशन एक ऑडिट कमेटी को मैंडेटरली मतलब कंपल्सरीली रिव्यू करनी चाहिए, रिव्यू करनी पड़ेगी। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था जो क्वेश्चन आपको आएगा विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिट कमेटी को रिव्यू करने चाहिए। और यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, ऑडिट कमेटी को मैनेजमेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। तो ऑडिट कमेटी क्या क्या रिव्यू करेगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट का क्या डिस्कशन है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और ऑपरेशंस के रिजल्ट्स क्या। फिर उसके बाद में रिलेटेड पार्टी का स्टेटमेंट देखिए कि कितने ट्रांजेक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ में हुए हैं। फिर मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, फिर कौन कौन सा चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब करना है, कैसे करना है, कब उसको हटाना, कितने पीरियड के लिए करना है, वो सब रिव्यू करेगी। और कोई भी स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस है। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस हैं ये भी दो तरीके के हैं, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और एक है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली क्वार्टरली में तो आप क्वार्टर वाइज देखोगे कि कितना डेविएशन आ रहा है, और एनुअल में क्या है, एनुअल में ये है कि किस पर्पस के लिए फंड लिया था एंड वो
किस पर्पस में जो है वो यूटिलाइज हुआ है, मतलब जो ऑफर डॉक्यूमेंट में पर्पस लिखा था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या और किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली रिव्यू करनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, एक तो आपका आएगा मैनेजमेंट का जो भी डिस्कशन है, देन योर रिलेटेड पार्टी, फाइनेंशियल कंडीशन, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस तो नहीं है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या रेम्यूनरेशन रहेगी, क्या अपॉइंटमेंट रहेगा, क्या रिमूवल का रहेगा उनका, और स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, असर्टेन करना चाहिए मिनट्स बुक ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो ऑडिटर क्या करेगा जब वो मतलब ऑडिट करने जाएगा, तो ऑडिट कमेटी जो है उसकी जो भी मीटिंग्स हुई होंगी उसकी मिनट्स बनी होंगी, तो ऑडिटर का काम यही होगा कि वो उसको देखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑडिट कमेटी ने ऑलरेडी ये सब रिव्यू करके रखा होगा, तो उन्होंने उस मिनट्स में भी लिख रखा होगा कि ये मीटिंग में रहा था हमारी। Whether the audit committee has reviewed the above mentioned information, तो एज एन ऑडिटर अब आप खुद को इमेजिन करो दैट यू आर द ऑडिटर, एंड जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप यही चेक करोगे कि क्या ऑडिट कमेटी ने अपना काम ठीक से किया है, ये बातें जो उनको ज़रूरी थी रिव्यू करना वो क्या उन्होंने ज़रूरी रिव्यू करी है। The auditor should ascertain whether as part of director's report or as an addition thereto, a management discussion and analysis report forms part of the annual statement to the shareholders. Auditor को ये भी देखना है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ जो मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट है वो अटैच हुई है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें शेयर होल्डर्स तक पहुँचनी चाहिए। तो एज एन ऑडिटर आप यही चेक करोगे कि क्या जो मैनेजमेंट है उसने कुछ ऐसा कर रखा है या नहीं कर रखा है। ऑडिटर को एक चीज़ और असेस करनी होगी, सर्टेन करनी होगी कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन है और एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें जो डिस्कशन ऑन द मैटर्स स्टाइपुलेटेड इन शेड्यूल 5B थे वो सब इंक्लूडेड है या नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे अगर डेफिशिएंसीज लग रही हैं, एडवर्स फाइंडिंग्स लग रही हैं ऑडिट कमेटी को, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि ऑडिट कमेटी ने ये रिव्यू करा था, ऑडिट कमेटी को ये गलतियाँ मिली थी, तो क्या ये मैनेजमेंट ने करेक्ट कर ली है या अभी भी वही गलतियाँ हैं। तो ऑडिटर शुड ascertain that the information reviewed by audit committee is consistent with the reporting in the financial statements, including those drawn up giving segment wise break up of compliance in accordance with AS number 17 या फिर Ind AS 108। तो एक चीज ऑडिटर को और देखनी है ऑडिट कमेटी में कि क्या जो ऑडिट कमेटी की इंफॉर्मेशन रिव्यू है वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, या जो रिपोर्टिंग आप जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में करने चाह रहे हो उसके साथ में इनलाइंड है, उसी के साथ में कंसिस्टेंट है। तो आप ये देखोगे कि क्या ऑडिट कमेटी ने सेगमेंट वाइज जो है वो कंप्लायंस किया है। अब सेगमेंट वाइज कंप्लायंस जो है वो कैसे देखोगे, जो AS नंबर 17 और Ind AS 108 है उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग के जो भी प्रोविजन है वो है, तो आपको यही देखना है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई। तो ये एक क्वेश्चन जो है या दो क्वेश्चन आपके बन गए। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इससे इजीली एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिट कमिटी। तो इसको यू कैन मार्क इट एज अ सेपरेट क्वेश्चन बिकॉज इट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड, और अगर इंस्टीट्यूट को ही चेक करना होगा दैट वेदर यू हैव गॉन थ्रू द स्टडी मटेरियल और नॉट, तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये इसको एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह तैयार कर लो। मैं आपको जल्दी से इसके पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या है फिर से एक बार। एक तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, मीटिंग मिनट्स को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चेक करेगा, दूसरी चीज़ वो चेक करेगा कि क्या डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ में कोई एडिशन जो जाना था वो गया है या नहीं गया है। फिर एनालिसिस वो करेगा किसका, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट का, कि क्या जो डिस्कशन उसमें होने चाहिए थे वो है या नहीं है। फिर जो डेफिशिएंसीज थी ऑडिट कमेटी की नोटिंग्स में उसके साथ में जो मैनेजमेंट है उसने कैसे डील किया है। फिर लास्ट पॉइंट आपके हो गया कि सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है या नहीं। तो ये जो है ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड प्रिपेयर इट। और जो मैंडेटरीली रिव्यू वाली थी तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए, मैनेजमेंट डिस्कशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, फिर चीफ इंटरनल ऑडिटर एंड सेगमेंट स्टेटमेंट्स ऑफ डेविएशंस। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 8, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में करी थी,
कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं एलओडीआर के वो सॉरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो एलओडीआर ने एड्रेस करे हैं। तो उसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो ये हो सकती है कि जो सब्सिडरी है, रिस्क को कम करने के लिए जो सब्सिडरी है उसकी शेयर होल्डर्स को ए टू एफ पढ़ाया। तो क्या है मेमोरी टेक्निक? रिस्क को कम करने के लिए सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को क्या पढ़ाया? ए टू एफ पढ़ाया। सो व्हाट इज रिस्क? यहाँ पे रिस्क का मतलब हुआ प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, सब्सिडरी का मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर होल्डर्स का मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। फिर ए टू एफ पढ़ाया, ए फॉर ऑडिट कमिटी, बी फॉर बोर्ड, C for code of conduct and vigil mechanism, D for disclosures on important issues regarding related party, E for either the auditor or practicing chartered accountant से compliance certificate, and F is CFO से compliance certificate या CEO से compliance certificate। तो हम लोग टॉपिक नंबर 8 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बट हाँ ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप मान कर चलो। यह हो सकता है उसे जल्दी भी हो जाए क्योंकि 24 के बाद तो आपके फॉर्मेटिंग करने हुए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हो भी सकता है कि जल्दी हो जाए। बट मैं मान के चल रही हूँ कि 2 आवर्स का वीडियो अभी और बन सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में ऑब्वियसली, बट वो छोटे टॉपिक्स हैं तो हो भी सकता है जल्दी हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। और 8th वाला टॉपिक जो है वो बुक में ऑब्वियसली बड़ा दे रखा है, तो उसको मैं शॉर्ट में करके आप लोगों के सामने लाऊंगी। हो भी सकता है कि मैं इसमें हैंडमेड नोट्स को यूज़ करूँ। ओके, so I'll meet you in the next video. Thank you.